तो स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी आपको थोड़ा छोड़ देंगे, है ना। तो आज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था हम लोग ने? सोलेनॉइड पढ़ लिया था, है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, ये किया आपने? यस सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ट्राई किया होगा तो आपके पास फॉर्मूला भी है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है। इवन आपको मैंने ये डायग्राम जो है बना के दिया था एंड में, ये सोल्यूशन नहीं था गिवन, ये मैंने आपको बना के दिया ताकि आपको एंगल मिल जाए। और जानबूझ के इसमें थोड़ा सा ट्रिकिंग करी गई। क्या ट्रिकिंग करी गई कि एंगल आपको इधर से दे दिया मैंने क्या सिखाया था, एंगल एक ही तरफ से लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या करना, 180 में से 60 माइनस करोगे तुम्हें थीटा 2 मिल जाएगा, काम हो गया। बस थीटा 2 निकालना भरता, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, किसी ने किया है? जिसने नहीं किया अभी कर लो, तुम्हारा आ गया मुझे पता है। इन लोग ने किया नहीं होगा ना, मुझे पता है उन लोग कर में से 90 माइनस करेंगे। क्या तुम अलग दुनिया में चल रहे हो क्या? 180 में 60 माइनस करेंगे तो थीटा 2 मिलेगा ना भाई। थीटा 2 तो पूरा एंगल है ना वो। समझ गए सर? सर समझ गए, वो मैं ध्यान नहीं दिया था कि थीटा 2 30 तो क्यों, किसका काम है ध्यान देना? छात्र कौन है? हम हैं। पेपर में भी कहते थे ध्यान नहीं दिया था इसलिए हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, ये थोड़ा ना होता है। पंखा मत चलाना यार, देखो बहुत ठंडी ठंडी आवाज सीधे आ रही है। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, हर्षित से बात कर रहा हूँ। हमारे हर्षित की कम्युनिकेशन के बीच में गैप नहीं हो सकता, डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट संवाद है। संवाद मतलब बात हो रही। अरे इतने भी अंग्रेज नहीं भाई, है ना। आपने हिंदी सीख ली, कोशिश कर रहे हैं, अभी भी बहुत दूर हैं, बहुत मेहनत करनी है। चलिए भाई क्वेश्चन करें। आई थिंक इसमें बेटा वैल्यू पुट करनी है, अब आप ये कर सकते हैं। ट्राई तो करिए थोड़ा सा। म्यू नॉट, देखो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। क्या लिखा होगा सुनो इसको ध्यान से। इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुटिंग करनी। क्या लिखा है? फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछ रहे हैं? बी बता दीजिए एट एक्सियल पॉइंट बी, यानी कि जो सेंटर से, सोलेनॉइड के सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है उसी को एक्सिस कहते हैं। उसी पे कोई पॉइंट पी रखा होगा। ओके ठीक है, आगे देखिए। और सोलेनॉइड शोन इन फिगर, तो ये वाला फिगर आपको गिवन था, पहला वाला। दूसरा वाला नहीं गिवन था, वो मैंने बनाया। ठीक, आगे देखिए वेयर टर्न्स ऑफ डेंसिटी कितना दिया हुआ है? टर्न इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसी को टर्न डेंसिटी कहते हैं। यानी कि स्मॉल एन का ही ये नाम है। स्मॉल एन को कैसे लिखते थे? स्मॉल एन बराबर लिखते थे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सनलाइट। तो यहां से लिख लेना, ये क्या है? ये है तुम्हारा टर्न डेंसिटी। ठीक है, चलिए और हेल्प कर दी मैंने आपकी। एंड करंट थ्रू इट इज आई, ऑलरेडी बता दिया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो जब भी कभी भी किसी भी दो एंड पर निकालना होता है, दो एंड के टर्म में निकालना होता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला बताइए? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बस यही तो करना है। अब क्या थीटा 1 दिया तो पुट करके बताएं। थीटा 2 बस निकालना है एंड वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। थीटा 1 से कैसे मैंने बताया था कि हमेशा आप क्या कर लो भाई, क्लॉकवाइज एंगल ले लो। ठीक, तो यहाँ 30 है, तो इसका मतलब ये फिगर जानबूझ के नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्लियरली दिया बाद का एंगल दिया हुआ है। तो हम ये टोटल जाएंगे तो कितना जाएगा? 180 जा सकते हैं। तो 180 से कितना घटाएंगे? 60, बचेगा कितना? 120। तो थीटा 2 कितना आ रहा है? थीटा 2 आगे यहीं से आगे थीटा 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120। तो पूरे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगा cos 30 माइनस cos 120। किस क्वाड्रेंट में है? cos 120 को जिसको नहीं आती उसके लिए बता रहा हूँ। 120 आपका 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30। आंसर क्या आएगा? माइनस sin 30। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर बनके cos 30 प्लस sin 30। प्लस क्यों हो? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन बस बेटा वैल्यू पुट कर लेना, नहीं तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे, कहेंगे इतना बता दोगे तो ये क्या करेंगे। कर लोगे ना अब तो? करें। sin 30 होता है √3/2, cos 30 होता है 1/2। सही बोला मैंने? सही बोला होगा एंगल हमने।
तो मैंने गलत बोला। चलो इससे पता चलता है कितने बच्चे क्लास में सो रहे हैं और कितने जो है प्रवचन की तरह बस ग्रहण कर रहे हैं। सर जो बोलेंगे सब सही बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो गलत बोला था मैंने। cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा। 2 2 जब 4 होता है तो म्यू नॉट ni अपॉन 4 1 प्लस √3 √3 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 1, यही इसका उत्तर है। ठीक है बेटा, चलिए भाई यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है टोरॉइड हैज अ कोर दैट इज नॉन, क्या है भाई, फेरोमैग्नेटिक। ये वर्ड अभी आगे पढ़ने को मिलेगा जब पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। ये एक तरीके का क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। वर्ड बड़ा अच्छा है, इनहेरिट मतलब उसका है नहीं, लेकिन अगर उसको तुम उकसाओगे तो वो काम करने लगा। इन्फ्लुएंस क्रिएट करोगे। इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करेंगे? उसको एक परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, और जब फील्ड आप हटा देंगे उसके बाद भी वो फील्ड की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा, तो वो खुद भी एक मैग्नेट तरह वर्क करने लगेगा। ये ऐसे सब्सटेंस क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। ऑफ इनर रेडियाई 25 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या दिया है? Ri दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। एंड आउटर रेडियाई, तो यहाँ पर R आउटर कितना है? अब देखो भाई, मैंने अपने हिसाब से ये टर्म्स बना लिए। वहां पर A और B दिया था मैंने, इनर वाले को A लेते थे और बाहर वाले को, तो अगर डेरिवेशन याद होगा तो तुम्हें पता है ये RA लिखा है, ये क्या लिखा है? RB लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ अ वायर आर वाउंड। तुम्हें क्या बता दिया? कैपिटल N। If the current in the wire is 11 एम्पियर, मतलब क्या बता दिया? तो जिसको कुछ नहीं आता है, इतना एहसान करिए अपने ऊपर कि गिवन निकालना सीख जाइए कम से कम। इससे बहुत फायदा होगा। कोई बात नहीं, ये लर्निंग का एक प्रोसेस है बच्चे। ठीक है, फिजिक्स में नहीं आता क्योंकि डिफिकल्ट होती है, कोई बात नहीं। एट लीस्ट कम से कम गिवन तो लिखना आ जाए, ताकि जब हम बताएं तो पता चले कि कहां कहां से वैल्यू पुट कर दी। आगे देखिए, फिर पहला सवाल क्या है? आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये तो बहुत ही आसान सवाल था। टोरॉइड के बाहर, यानी कि जो उसका क्या बना, पहले बना लें, आपको टोरॉइड बना के दिखा देते हैं ना। अब जलेबी बना लेना, हो क्या है ना। अब बहुत अच्छी जलेबी मेरी बनती नहीं है बहरहाल, तो इसको फिर से कोशिश करते हैं एक बार, नहीं तो फिर हम फिगर ही उठा लाएंगे। थोड़ा हलवाई वाला काम करना चाहिए था। ठीक है, बना इस बार सही है। देखिए, भले तुम कुछ भी कहो, देखो इन सबको मिला देना। हमारे लिए तो यही है, हम आर्ट के टीचर नहीं है। आर्ट के टीचर होते तो फिर आज आपके लिए एक सुंदर सा टोरॉइड, यही एक कमी रहेगी। ठीक, तो सेंटर से ये दूरी होती थी A, और ये क्या बाहर वाली दूरी क्या होती थी? B। और बीच में क्या होता था? RM, याद है? Yes, sir. RM होता था बीच में, दैट इज मीन रेडियाई, है ना। ये होता था RM। ठीक है, ये A है और ये B, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ RA, और क्या लिख सकता हूँ? RB। मैंने ये क्यों किया? ताकि आपको फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना। ठीक, तो RM पहले निकाल लेते हैं। RM निकालना बहुत आसान था, RA प्लस RB अपॉन 2। कितना दिया हुआ है भाई? बताइए। 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 51/2 कितना आएगा? 25.5 सेंटीमीटर। मीटर में कितना आएगा? 25.5। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में क्या करें? 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0.255 मीटर। कैफ, अगर कोई बात समझ में ना आए या परेशान करे, पूछ लेना बेटा। ठीक है, ये सिंपल हमने मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है और कुछ भी नहीं किया है। हमारे फॉर्मूले में RM हुआ करता है ना, तो अपने को ये। अच्छा, मुझे बताओ टर्न डेंसिटी कैसे निकलेगी इसमें? इसमें L तो है नहीं कुछ, क्योंकि सोलेनॉइड में लेंथ हुआ करती है, इसमें तो L नहीं होता है। इसमें क्या होता है? यस, तो यहाँ पेरीमीटर होता है सर। क्या होता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है सर? 2 पाई
अब यहाँ जो आप पुट करेंगे आर वो मीन रेडियाई होगा, तो आप टर्न डेंसिटी निकाल सकते हो, दैट 3500 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 25.5 की जगह क्या लिखोगे 0.255, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन सब को पढ़ाने के बाद मैं कहूंगा इसको करने के लिए इन सब में से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत पहले सीख लिया था। आउटसाइड सोलेनोइड के बाहर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड वो ना के बराबर होती है, यानी कि बहुत कमजोर होती है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, जीरो। तो ये जो टोरॉइड है वो किससे बना हुआ है, किससे जन्म हुआ इसका, सोलेनोइड से। तो अच्छा ये बताओ, तुम अपने पापा के बच्चे हो तो अपने पापा का कुछ डीएनए लेके आए होगे कि नहीं आए होगे, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज इनेट की होगी, प्रॉपर्टीज बदलेगी तो है नहीं, कहते हैं कि नेचर नहीं बदलता, ठीक, तो वो कॉमन रहता है, भले आपके एक्टिविटीज अलग अलग हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमने सोलेनोइड से भले टोरॉइड बना दिया, लेकिन आया तो ये सोलेनोइड से ही ना, तो आउटसाइड तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अच्छा, ये तो एक तरीका था ऐसे ही बताने का, लेकिन अगर प्रैक्टिकली भी सोचें, साइंटिफिक भाषा में बात करें तो आउटसाइड क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्कैटर्ड हो जाएंगी, बहुत दूर दूर हो जाएंगी, कहने का मतलब ये होता है। और कैसे पता, सुनो ध्यान से, अब जो सर्कल बन रहा है बेटा ध्यान से देखो, तो सर्कल यूं बन रहा है कुछ, मैंने सिर्फ 4 रिंग बनाई, 4 रिंग क्यों बनाई, 4 रिंग क्यों बनाई, मैंने यार 4, ये एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट नीचे ले लिया और एक पॉइंट इधर ले लिया, ठीक है बड़े भाई, ऐसे ही तो बनेगा ना। अरे भाई फिगर गंदा बना है, लेकिन बन तो सर्कल पूरा प्रॉपर बनेगा ना, तो सर्कल तो ऐसे ही चलेगा, फिर एक थोड़ा सा यहाँ बेंड आएगा, फिर यहाँ थोड़ा बेंड आएगा, फिर इसी तरीके से ऐसे ही तो बनेगा, है ना, एक्चुअल फिगर तो ऐसे ही बनना चाहिए था, ठीक, यही तो होगा ना, ठीक। अब तुम्हें ये चीज इमेजिन करने के लिए बड़ी काम आएगी, तो हमें सिर्फ 4 चाहिए, हमें सारे नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो पैटर्न को फॉलो ही करने वाले हैं ना। चलो जरा मैग्नेटिक फील्ड निकालो भाई, जो भी करंट चलेगा सेम चलेगा, है ना। तो भैया एक चीज बताओ, जो फील्ड आएगी वो इधर से बाहर निकलेगी, वो इधर से इधर आएगी, फिर इधर से अरे ये तो अंदर अंदर ही घूम रही है मैक्सिमम, इधर जादू हो गया ना, जादू नहीं हुआ, सिंपल सर्कुलेटर में पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सारी ऐड हो जाती है रिंग के अंदर, रिंग के बाहर क्या होता है, सब अलग अलग दिशा में जा रही है, सब अलग अलग जा रही है और सब बहुत दूर दूर जा रही है। और एक 10th क्लास में पहली बार जब एक्सपेरिमेंट देखा था, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर यही पाया था, जहां जहां से मैग्नेटिक फील्ड होकर गुजरती है वहां वहां पर आयरन की ओर, यानी कि जो आपके जो आयरन के बने हुए बुरादे जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक बल लगता है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जहां जहां पर व्हाइट पेपर दिखता था कहते थे वहां वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्या कहते थे, मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं है, इसलिए वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो जब फील्ड लाइन दूर दूर हो जाएगी तो बीच में इतना गैप हो जाएगा कि वहां पर कोई फोर्स या फिर मैग्नेटिक अट्रैक्शन में मिलेगा नहीं, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि बाहर फील्ड ही नहीं है, क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन इकट्ठा होगी, मतलब देखो सर्कुलर टर्न सबसे अच्छा वही है, एक ही चीज पढ़ो ढंग से पढ़ो, देखो समझ आएगा। देखो इसमें इसी को फिर से देखो, हो सकता है भूल गए हो, आता भी होगा 90% लोगों को। देखो ये क्या है ना, तो इसमें देखो हर एक पार्ट या फिर हर एक कंपोनेंट जो करंट का है वो हेल्प कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना, ऐड कर रहा, अपनी अपनी फील्ड सब ऐड कहां लेके आ रहे हैं, सेंटर की तरफ लेके आ रहे हैं, जिससे कि क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां बन गई, सर्कल के अंदर। लेकिन जरा बाहर इमेजिन करो, इनका भाई साहब इधर ऊपर जा रहा होगा, इनका इधर कहीं जा रहा होगा, कहीं कोई मिलने वाला है, सब अलग डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो क्या यहाँ पर स्कैटर्ड नहीं बोल सकता, कितना बढ़िया वर्ड है, स्कैटर्ड या फिर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट या फिर स्कैटर्ड मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, मतलब भेदभाव इतना है कि दूर दूर है, तो यहाँ पर फील्ड की जो इंटेंसिटी यानी कि जो मजबूती है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि किसी भी धातु पर या किसी भी मेटल पर, किसी सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी मेटल को बीच में लाके रखते हैं तो उसके ऊपर खूब अच्छा खासा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि सब मिलके लगा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो यही होता है, यही यहाँ पर रीजन है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, b बराबर 0। रट्टाफिकेशन के टीचर होते तो यही बोल के निकल जाते, तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्यों। अब करो सेकंड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, अभी समझाया है, ये तो बड़ा आसान है। क्या है, इसका डेरिवेशन किया था तो ये क्या आता था, b बराबर म्यू नॉट n I, पहले पुट कर लो फटाफट,
एंड लास्ट क्या है, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग बाय द टोरॉइड, वहां पे भी जीरो। फिर रीजन क्या है, अभी यहां तक सिखाया था ना मैंने, क्या सिखाया था, सारी मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल के अंदर रहना चाहती है ना बेटा, तो चाहे इसके बाहर इधर जाओ चाहे इसके बाहर इधर जाओ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन दोनों का आंसर तो जीरो था, बीच वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। तो आपको मिनट की वैल्यू मैं बता देता हूँ, 4 पाई × 10⁻⁷ ठीक है, ये है तेरा म्यू नॉट। एन की वैल्यू तू खुद निकालेगा, कैसे निकालेगा, यहाँ पर तो कैलकुलेशंस आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आई की वैल्यू 11 दी हुई है, सारी वैल्यूज पता है, अब सॉल्व करो। कितना आया तुम्हारा, 3.02 × 10⁻²। सही है, यही इसका आंसर है। तो आपने कर लिया, तो मैं अब आगे नहीं करूंगा। इसकी वैल्यू आंसर कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल इक्वल टू 3 × 10⁻² टेस्ला। यूनिट टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। मैं आपके लिए वैल्यूज पुट करना सिखा देता हूँ। देखो डिवीजन मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो डिवीजन मैंने किया हुआ है। अगर डिवीजन सीखना है, कैलकुलेशन अच्छा करना है, एक ही तरीका है, लड़ो उससे, झगड़ो, उसको करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो हम तो हैं ही, लेकिन कॉपी पेस्टिंग इज नॉट गुड। न्यूमेरिकल करना है तो क्वेश्चन समझना तुम्हें चाहिए हमसे, फॉर्मूला समझना चाहिए हमसे, यूनिट हमसे समझना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा खुद करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको नहीं आएगा। तो मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है, आज नहीं करूंगा तो अगली क्लास में करूंगा, लेकिन आप करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं भी तुम लोगों को 2-3 ट्रिक सिखा दूंगा। वैसे कई बार बता चुका हूं कि मैंने क्या बोला, डेसिमल से डर लगना ही नहीं चाहिए। क्या करना है भाई, डेसिमल वाले खेल को तो सबसे आसान तरीके से करना सिखाया था मैंने। कैसे, यहाँ पर सेकंड वाले के लिए v बराबर क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट, यानी कि मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूं क्या, यस सर, ठीक है, 4 पाई × 10⁻⁻, ये सब याद होना चाहिए बेटा आप लोगों को। ये सब कांस्टेंट है, इसको कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जब कभी भी माध्यम क्या हो, जहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो एयर हो, तब वहां पर क्या होता है, म्यू नॉट। तो 4 पाई × 10⁻⁷। अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा, म्यू नॉट के साथ एक और आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा दी रहेगी। तो बस हमें इसी वैल्यू में बस म्यू आर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस टोरॉइड को उठा के तेल में डाल दूंगा तो वहां पर म्यू नॉट नहीं लगेगा। फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर × n × I। सिंपल है ना, तो म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। आगे n की वैल्यू कितनी थी, 3500 डिवाइडेड बाई कितना है भाई, 2 × 3.14। या फिर रहने दो, नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में एक पाई था, तो मेरा काम आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। और r कितना है, 0.255, ठीक। और एक और चीज बचा है अभी, 11। करंट कितना है, 11, ठीक है। सिंपल है ना। डेसिमल को हटाने के लिए क्या सिखाया था, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने डिनोमिनेटर में आप 0 बढ़ा लीजिए 1 के आगे, तो आसान हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 4 × 10⁻⁻⁷ into 3500 into 11 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 2 जा 4, यहाँ कट गया, 2 भी गया, बचा क्या, 255 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 10⁻3, ठीक। इसको हटा के मैं लिख दूंगा 10⁻3। और अगर मैं चाहूं इसको ऊपर ले आऊं, मतलब डिनोमिनेटर में, तो क्या जाएगा, -3। इससे फायदा क्या होगा, अब देखो न्यूमरेटर में भी निगेटिव में पावर है और डिनोमिनेटर में भी आपकी निगेटिव में पावर है। कितना बचेगा, -4। अब नहीं आसान है, 3500 लिखा है, 255, सिंपल डिवीजन करोगे यू विल गेट 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो सारा काट पीट के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁻² टेस्ला, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, यस। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन भी सारे बच्चे आ गए, लवीब भी आए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो अभी भी कोई बात नहीं, यहाँ से भी तुम कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखी हुई है भाई, बताइए, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड।
किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर किसी प्रकार का क्या चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज कभी मास के बिना हो सकता है क्या? यानी कि कोई तो मास होगा जो कैरी कर रहा होगा चार्ज अपने सरफेस के ऊपर, है ना? क्योंकि ये चीज बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ ली थी कि बिना मास के कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट करता है। उसी का एग्जांपल होता है न्यूट्रल सरफेस, है ना? न्यूट्रल में चार्ज नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन वहां पर मास तो होता है। तो अभी लेकिन हम फोकस मास पर नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन खास करके क्या लिखा हुआ है, चार्ज लिखा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी है सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज कितना पाया गया, स्मॉल q, उसका मास कितना है, स्मॉल m, ठीक। जब वो मोशन करता है और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है कि भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक। तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरह देखो कितने एंगल पर, वो थीटा एंगल पर किसी दिशा में मूव कर रहा है। मतलब कि ये आपका कलर चेंज करना पड़ेगा, ये तो ऑनलाइन दिखेगा। ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन ऑफ चार्ज। इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मोशन करता है विद वेलोसिटी v। और कितना एंगल बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से, बताइए, थीटा एंगल बनाता है। और ये एंगल किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज। किधर है भाई, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लिखिए, यहां लिख लीजिए, लेट अ चार्ज, यहां लिखा तो हुआ है, कंसीडर अ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी है b, और उसका जो वेलोसिटी वो कितना है v, मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तब जो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि जो आपका चुंबकीय बल लगेगा किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज q विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस v। ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूं। ये है लिखा कैसे, इन वेक्टर फॉर्म। बेटा यहाँ ये जो लिखा हुआ है क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ डायरेक्शन का बड़ा ध्यान देना। तो FM के ऊपर क्या लगा है, एक वेक्टर, और इसका Q क्या होता है, Q सर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर V क्रॉस V क्यों किया है, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, कभी भी दो अगर वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि हमारा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना। चलो देखो, तो यहाँ पर FM की वैल्यू क्या आ गई, V क्रॉस V। क्योंकि देखिए ध्यान से, फिर से जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आता है तो सुनो ध्यान से मेरी बात। बेटा देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ क्वांटिटी, जिसको कुछ नहीं आता है, पहली बार पढ़ना शुरू की जिंदगी में, उसके लिए कैसे पहचाना जाता है कि ये सही है। यहाँ पर वेक्टर है, ठीक, बराबर में जो आंसर आएगा वो वेक्टर आना चाहिए। यहाँ पर Q क्या है, स्केलर है, तो इसको वेक्टर कैसे बनाएं, वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होती है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऑलरेडी बता दिया, बिना डायरेक्शन बदलोगे तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा, तो ये भी आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, तो कोई 2 2 4 वाला तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ वेक्टर के नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं मल्टीप्लाई करने के, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि जो आंसर आता है वो एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी यानी कि स्केलर आ जाता है, तो मतलब ये क्वांटिटी ही बदल जाएगी अगर हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसमें कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो क्या मिले, एक वेक्टर। यहाँ पर n यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, a और b दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहां से जिसको कुछ नहीं आता उससे पूछूंगा, अरे भाई यहाँ v वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर a और b का किया, जो भी आंसर आया उसमें भी डायरेक्शन होगी। और मैंने क्या बोला, ये जो डायरेक्शन है ये a और b दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्या v और b के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स निकल रहा है वो v और क्रॉस b है, मतलब v वेक्टर और b वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। और जो कंडीशन बताई मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की, उसमें क्या बताया कि दोनों वेक्टर जो मल्टीप्लाई होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में उनके ही परपेंडिकुलर,
तो परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है, देखो यहाँ पर या तो बाहर आएगा बल या फिर अंदर जाएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या बना है, क्रॉस। वो डिजाइन नहीं बना था, वो डिजाइन नहीं बना था भाई बहनों, है ना, है ना। ये क्या है सिस्टम, ये बता रहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज इनवर्ड। यहाँ पर क्या होगा ये भी सिखाएंगे कैसे निकल के आया, ये भी सिखाएंगे, कोई बात नहीं। ये है तुम्हारा क्रॉस, क्रॉस मींस द फोर्स एप्लीकेबल ऑन दिस चार्ज विल बी इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें ये जो एंगल है ना, ये बड़ा काम का है, ये एंगल जो है वो बहुत काम का, आप सीख ही लो। चलो, राइट हैंड रूल हमें बहुत पसंद है ना, चलो वही करते हैं इस्तेमाल। तो हमेशा बेस वेक्टर ढूंढा जाता है, क्या ढूंढा जाता है, बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या है, v, v क्या है, बेस वेक्टर। फिर आपका सेकंड वेक्टर होगा जहां पर रिजल्टेंट आपका जहां पे जाएगा, ठीक। तो जब आपकी कर्लिंग फिंगर्स है वो हमेशा बेस से शुरू होगी और किधर को जाएगी, जो आपका सेकंड वेक्टर है। इसीलिए एंगल जो बना वो कहां से बना, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एंगल कहां से बना था, V से बना था। एरो यही बताता है, एरो हमेशा आपके फाइनल वेक्टर के पास, मतलब फाइनल पोजीशन के पास जाके रुकता है। तो कर्ल मेरे क्या होंगे, कर्ल हमेशा V से शुरू होंगे और किधर को जाएंगे, B। और मेरा थंब जो है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स। तो यहाँ पर जब मैं प्लेस करता हूँ, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इन व्हिच माय थंब कैन बी प्लेस्ड, दैट इज इनवर्ड्स। तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया डायरेक्शन निकालना, है ना, बहुत सिंपल है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी अपन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। एक और होता है स्क्रू रूल। तो स्क्रू को जो टाइट करते हैं, स्क्रू को टाइट या लूजनिंग, टाइटनिंग या फिर लूजनिंग ऑफ द स्क्रू। तो जैसे मैंने ये प्लेस कर दिया, बड़े भाई जब घुमाऊंगा टाइट करने के लिए इधर ही घुमाऊंगा ना, इधर ही घुमाऊंगा, कहीं और घुमाऊंगा। तो ये जो आप ये डिसाइड कैसे होगा कि टाइट करना है या लूज करना है, बेटा सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने वेक्टर पढ़ाया था, बेसिक मैथ नहीं पढ़ा दिया। देखो बेसिक मैथ जो है ना वो ग्रंथ है, वही लगता है हर तरफ। बेसिक मैथ से कर रहा हूं मैं ये मैंने सिखाया था A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पढ़ाया था बेसिक मैथ में, वहीं से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर। वहां पे ये दोनों नियम बताए मैंने, तो यहाँ पर फिर से समझ लो, कोई नहीं। तो यहाँ पर V है, यहाँ B है, तो टाइटनिंग या लूजनिंग डिसाइड होता है कि एंगल किधर को जा रहा है, एंगल किधर को जा रहा है। तो एंगल कहां से भाई, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। हमेशा टिप क्या होगा, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा किसके, फोर्स के। चलो जब टाइट करते हैं, टाइट करेंगे तो स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर, है ना। तो एक और इसमें चीज ऐड कर लो, क्या ऐड कर लोगे कि जो स्क्रू जिस तरह मूव करेगा अंदर या फिर बाहर, वही हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब भी टाइट करेंगे स्क्रू हमेशा अंदर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अंदर। देखो टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहां जा रहा है स्क्रू, अंदर। तो सुनना ध्यान से, खेल नहीं करते हैं। तो अब हम अपन क्या करते हैं, एंगल को बदल देते हैं। एंगल बोलते हैं कि एंगल अपन ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एंटी क्लॉक, ठीक है, हो गया सिस्टम। अब मैंने कहा फिर से, अब इसको टाइट करेंगे या लूज करेंगे वो किसके ऊपर, ये तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकता, कौन डिसाइड करेगा, एंगल करेगा। तो एंगल को फिर मैंने देखा तो भाई खोलना पड़ रहा है, स्क्रू खोलेंगे तो कहां आएगा, बाहर आएगा। अब बताओ, ये हो गया स्क्रू रूल। क्या हो गया, स्क्रू रूल। तो स्क्रू से पता चल जाएगा कि स्क्रू टाइट हो, मतलब दिमाग का भी स्क्रू टाइट कर लो तो पता चल जाएगा सही जा रहा है या गलत जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? yes, तो मैग्नेटिक फोर्स जैसा वाहियात आसान टॉपिक तो आप ऐसे ही कर लोगे, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, आगे बढ़ जाएं? yes, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसका क्या लिखा है, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी ट्रांसवर्स वर्ड याद कर लो बार बार, क्योंकि बहुत मिलेगा ये, ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब कुछ नहीं होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि सरफेस। ध्यान से देखो, इस पर जो क्रॉस बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायग्राम क्लियर नहीं हो तो देखो ध्यान से। एक तो आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है और हम सब जो है देश की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं सही चीज के लिए, है ना। आपकी तरक्की है, देश की तरक्की है, तो कोई नहीं, हम भी बलिदान दे रहे हैं। ये बलिदान बस ये होगी इंडिया जीत जाए। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो इनवर्ड या आउटवर्ड, बताओ सहन बात, इनवर्ड या आउटवर्ड। क्रॉस रहता है तो आपकी तरफ तीर आ रही है या उससे दूर जा रही है,
अंदर जा रही है ना, वेरी गुड। तो अंदर जा रही है तो मतलब ऑब्वियसली दूर जाएगी तो आपको क्या दिखेगा, पीछे वाला ना, ठीक है। तो आपको क्रॉस दिखेगा, तो इसीलिए क्रॉस का मतलब है कि फील्ड इज इनवर्ड, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, मैंने चार्ज को मोशन तो कराया लेकिन सर्कुलर मोशन करा रहा हूं। कैसा करा रहा हूं, सर्कुलर, है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ v कैन बी इजीली फाउंड, है ना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ जरा कि जब ये चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो जब मैं कहता हूं क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां से भी अंदर की तरफ, यहां से भी अंदर की तरफ, यहां से भी अंदर की तरफ, तो मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर वेलोसिटी का बनाऊंगा तो ऐसे ही कुछ बनेगा। सही कर रहा हूं कि नहीं, ऐसे ही बनेगा ना। तो जरा मुझे बताना, सुनना ध्यान से, तुमसे ही पूछ रहे हैं। अब मैंने कहा बी की जो एंगल होगी, एंगल विथ वी, तुम लोग को ये आदत होगी ना इसकी। चलो अब ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई, नहीं तो कहोगे उल्टा पकड़ रखा है। ठीक, यहां पर देखो 90, यहां 90, यहां 90, यहां 90, एंगल चेंज हुआ। नहीं, तो इससे आसान कुछ हो सकता है, फोर्स निकाल लो खुद ही। फोर्स क्या करना है, फोर्स जो भी होगा सर जी वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, v और b के दोनों के परपेंडिकुलर। और अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ v बार बार चेंज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बार बार चेंज होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो चेंज होगा, चलो मान लिया चेंज होगा, तो फिर भी फोर्स की डायरेक्शन चार किसी इंस्टेंट पर आप बता दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। कहां, सेंटर की तरफ। समझ में आ रहा है ना, हो तो करके देखो। फिर से वही बात हो गई है, स्क्रू को टाइट करना है या फिर लूज करना है। तो अब तुम देख लो कि बेस वेक्टर तुम्हारा क्या है और किधर से किधर को अपने को जाना है। बस प्रॉब्लम क्या आ जाएगी इस बार तुमको कि तुम्हारा जो बी है वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, तुम्हारे प्लेन पे वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको इतना समझना चाहिए बच्चे कि देखो ये बना दिया मैं तुम्हारे लिए बी वेक्टर, ये एंगल लिख दिया मैंने 90, हर चीज पॉसिबल है, आपको बस इमेजिन करना है, ठीक है। ये तेरा सेंटर है, तो ये ही एक लाइन बन रही है जो v और v के दोनों के परपेंडिकुलर है। या तो ये बाहर की तरफ जा सकता है इस लाइन पे, या तो अंदर की तरफ। तो देख लो ना भाई करके, देखो ना, v से b जाना है, v से b जाना है, किधर जा रहे हैं, अंदर। यहां भी करके देख लो, v से b जाना है अंदर, नीचे अंदर, और फिर यहाँ पर भी, अरे यार यहाँ तो हाथ ही टूट जाएगा, है ना। अरे कैसे बनाए भाई अब नहीं हो पाएगा भाई, देखो एक ही हाथ है, दो तीन हाथ नहीं। तुम स्क्रू लगा लो यहाँ पर, तुम यहाँ स्क्रू लगा लो, तो ये देखो ऐसे करेंगे ना, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, अंदर की तरफ। अच्छा ये तुम्हें गलत दिखाया मैंने, तुमको पता है, हाँ ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे वो होता है ना गोरू हाँ ये बोलता है, ऐसे नहीं, गलत है, तुम्हें बोलना चाहिए सर गलत पढ़ाया आपने। कैसे गलत पढ़ाया, क्योंकि अभी बोला मैंने कि बी क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो तुम बोलोगे सर ऐसे कर दिया तो बी का डायरेक्शन हो गया, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, आपका सर यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, है ना, यहाँ प्लेस करोगे तो अब यहाँ पर देखो लूज कर रहे हैं सर, तो स्क्रू कहाँ, सेंटर की तरफ मूव कर रहा है सर, ये सही है जवाब है। समझ में आया, फिर से देखो, नहीं आया तो समझो, ये हो गया अंदर की तरफ भी, ये कितना है ना। अब V से B जाएंगे, V से B जाएंगे। अच्छा जब हम स्क्रू प्लेस करेंगे तो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है सर, इसको लूज करो, क्योंकि टाइट नहीं कर सकते, V से B जाना है, तो करेंगे तो कहां जा रहे हैं, इधर अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर कहां जाएगा, यही तो एक लाइन है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। देखो सिर्फ बेसिक कांसेप्ट से आपने पूरा पढ़ लिया, अभी तो मैंने इसको शुरू भी नहीं किया, ठीक है। समझ में आया, शुरू होते ही खत्म हो गया, ठीक। अब करते हैं, लिख लो भाई, मैंने चार्ज क्यू, लिखो लिखो लिखो, व्हेन, मजा आ रहा है कि नहीं, इतना ही आसान है भाई। व्हेन अ चार्ज क्यू, किताब खोलोगे तो टेंशन हो जाएगी, इसलिए जो बता रहे हैं उसको ध्यान सुनना, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हम आसान करके आपको बता रहे हैं, ठीक। मैंने चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड in uniform magnetic field B, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, मतलब रुको बेटा यहाँ एक चीज ऐड कर लेना प्लीज, यहाँ पर यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स लिख लेना। ट्रांसवर्स का मतलब मैंने समझा दिया था ना, क्या समझाया था बताइए, यहाँ लिख लीजिए, B इज परपेंडिकुलर टू V, प्लेन के अंदर ही है ना V, ठीक है, या फिर V इज परपेंडिकुलर टू V। तो V भी लिखना, V भी क्यों लिखना है बेटा, क्योंकि एंगल में फिर बाद में कभी गलती से कंफ्यूजन ना हो जाए,
तो कैसे V से B जा रहे हैं, V से B जा रहे हैं, वो टाइटनिंग एंड लूजनिंग वाले में गड़बड़ हो जाएगा ना, तो V इज परपेंडिकुलर टू B। देन मैग्नेटिक फोर्स, देन मैक्सिमम, या फिर मैग्नेटिक भी लिख दो, गलत नहीं है, मैक्सिमम मैग्नेटिक, क्या मैं मिटा दूं ये नीचे के फिगर्स? Yes, sir. समझ में आ गया ना भाई? चलो वीडियो में तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके देखिए सत्यम कुछ कह रहे हैं, सर एक सेकंड, समझ में सर नहीं आया, कहाँ है भाई ये स्क्रूच वाला? स्क्रू कहते हैं यार इसको भाई, स्क्रूच क्या होता है यार? नहीं कोई बात नहीं, होता है यार, देखो हो सकता है कि उसको सुनाई यही दिया हो, उसकी गलती नहीं सत्यम के गांव में बोलते हैं स्क्रू वाला। बेटा कब आ रहे हो तुम वापस? बहुत लंबी छुट्टी में चले गए यार, हम सब वापस आ गए यार, तुम रह गए, क्योंकि तुम यहाँ आओगे तभी मैं वो स्क्रू का इस्तेमाल कर पाऊंगा। अरे मतलब दीवार पर टाइट करके दिखाएंगे। तुम्हें क्या लगा बेटा, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है? मैंने फील लिख दिया, देख लो मेरा भी स्क्रू ढीला हो गया है ना, फोर्स की जगह बोल रहा हूँ फोर्स, वो स्क्रू बड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया। देखो भाई इसके लिए देखिए, रुकिए बता देते हैं। देखो बेटा ये अगर ऐसे मान लो, ठीक है, ध्यान से देखना, क्या नाम है? सत्यम। देखो बेटा ये थीटा डायरेक्शन दिया, दैट इज क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। सुनो स्क्रू वाली बात बहुत सिंपल सी थी, जब कभी भी आपका डायरेक्शन होगा, आपको क्या पता हो एंगल, तो आप स्क्रू के टिप को ध्यान देखना, जो चौकीला होता है उसको प्लेस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना ऐसे प्लेस करेंगे जो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद जिस डायरेक्शन में एंगल होगा उस डायरेक्शन में इसको आपको रोटेट करना है। जब आप इस तरफ करेंगे तो स्क्रू क्या होगा? टाइट होगा ना, टाइट क्यों होगा स्क्रू? देखो अंदर तक जाएगा, तो जो आपका स्क्रू जिस डायरेक्शन मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में आपका बल लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज तो स्क्रू अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगा? इनवर्ड होगा। वो किधर होगा? मैंने इसलिए क्या बनाया? क्रॉस। ठीक है बेटा, अभी अगर नहीं आया तो प्लीज आके यहाँ पर आराम से ऑफलाइन बैठ के, या फिर कभी हम लोग बैठेंगे तो चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास अभी चल रही है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. स्क्रूज पता नहीं है, अभी पता नहीं क्यों बोल रहा है। अरे सर वो लिख नहीं पाते, उनके छोटे भाई भाई खेल रहे होंगे। चलो 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 चलो, हो सकता है सर उसमें स्क्रू वाली, आप उसको हिंदी में बता दीजिए। कोई नहीं कोई नहीं, जान दो। पेंच कसा है, पेंच पेंच होती है, इसी को स्क्रू कहते हैं, है ना? आगे देखिए, चलो यार टाइम वेस्ट हो रहा है। फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है? अच्छा ये कांस्टेंट क्यों नहीं, क्यों है भाई? माफ करना, क्यों है कांस्टेंट? ये कांस्टेंट नहीं भी रहता है, पता कब? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना हो, क्योंकि सर आपकी जो V है और V दोनों कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज। V तो हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी एक ही रहेगी और उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, बिकॉज़ एक वर्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट ही होता है, बट V जो है उसकी डायरेक्शन क्योंकि बार-बार बदल रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन भी सेम है, बट हम ये कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है। ठीक है, चलो लिखते जाओ फटाफट, ठीक है? ऑलवेज एक्ट लिखिए, ऑलवेज एक्ट, बस यही खत्म कर देंगे। एक्ट आगे क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? जो फोर्स है वो हमेशा V और B के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना। किसी भी इंस्टेंट पर अपन देखेंगे तो लिख लीजिए एक्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू द डायरेक्शन ऑफ। अब मैंने क्यों मोशन ही बोला, क्यों मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोला? इतने इतने सवाल आप पूछ सकते हो मुझसे, बतेरे सवाल है। रीजन क्या है सर? सिर्फ V की वजह से ही आपका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, B का कोई रोल नहीं है, बिकॉज वो तो बेचारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि बार-बार चार्ज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसके वजह से हो क्या रहा है? V का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन बदल जा रही है, और जब ये बदल जाएगी सर तो बार-बार एंगल का डायरेक्शन बदलेगा और बार-बार हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही बेचारा कॉज है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? Q V क्रॉस B। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक और चीज सिखा दे रहे हैं, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं जिसको पता उसके लिए
ए क्रॉस बी की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होती है बी क्रॉस ए के। तो जिसने गलती से अगर ये सोच लिया कि हम बी क्रॉस वी लिख देंगे तब भी आंसर सही होगा, तो वो एकदम गलत है, वो एकदम गलत है। क्योंकि अभी फिर से बोलता हूं कि बी क्रॉस वी का क्या अर्थ हुआ कि हम बी से एंगल बना रहे हैं और वी की तरफ जा रहे हैं। तो बी से वी जाओगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? क्योंकि पहले अगर क्लॉकवाइज था तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर अंदर जा रहा था तो अभी क्या होगा बाहर, तो ये तो पूरा चक्कर ही गलत हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए ध्यान से करना है, ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगा, FM will be equal to what? QVB sin of 90, क्योंकि थीटा कितना है 90, V is perpendicular to B, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, ठीक है? फिर यहाँ एक डायरेक्शन भी लिखेंगे ना, डायरेक्शन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो हमारे केस में हमारा किधर आ रहा था भाई, इधर तो डॉट क्रॉस नहीं लिख सकते हैं, रीजन क्या है, वो तो परपेंडिकुलर टू द वी रहेगा या फिर टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, धीमे से एक मॉड लगा दूंगा और मैं बच जाऊंगा डायरेक्शन से, ठीक है? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, डायरेक्शन को डिफाइन करना है, कह देंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय चार्ज। बोर्ड्स में अगर लिखोगे या कभी कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर बोर्ड्स वाले बच्चे कोई देख रहे हैं तो उनके लिए है भाई कि यहाँ पर सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है ना? तो लिखने का तरीका एक ही हो सकता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय द चार्ज। बस एक लाइन की बात है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, द मैक्सिमम फोर्स विल बी इक्वल टू QVP। दिस इज योर आंसर और कंक्लूजन ऑफ द डेरिवेशन, ठीक है? तो इसका मतलब है कि 11th क्लास में अपन लोग ने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? सत्यम कह रहे हैं सर क्रॉस क्यों लगा है बेटा? बिकॉज बेटा आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ इसलिए क्रॉस लग गया है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आइए, क्योंकि बेटा ये वेक्टर्स में पढ़ा है ना, वेक्टर बहुत पहले पढ़ा है, तो प्लीज उसको रिवाइज करो और ये सारे सवाल का जवाब उसी वीडियो में मिल जाएगा। वी कैन नॉट डिस्कस ऑल द टॉपिक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है? कभी नहीं हो सकता ये पॉसिबल, ठीक? तो यहाँ पर एक और चीज सुनते हैं आगे, ठीक है? यहाँ पर जो आपका पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर। एक चैप्टर 11th क्लास में है, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। चैप्टर एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और आपका ये है मैं मोशन इन प्लेन, ठीक है? तो मोशन इन प्लेन में लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये पाया जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तब उसके ऊपर एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसकी मदद से वो अपने पाथ को छोड़ता कभी नहीं है और उसी पे वो चलता रहता है। उस इमेजिनरी फोर्स का नाम दिया गया सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों की वैल्यू बराबर होती है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसकी वजह से नेट फोर्स बॉडी पर जीरो हो जाता है और वो आसानी से अपने सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर पाता है, ठीक है? तो जो इनवर्ड फोर्स होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर के ऊपर लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखा तो यहाँ तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा एक्ट कर रहा है, वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है? क्या लिख सकता हूं कि F सेंट्रीपिटल, क्या बोला मैंने, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ट्रेस्ड बाय द चार्ज, ठीक? इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि दोनों डायरेक्शन इनवर्ड है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वही आपका मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है? ठीक, तो यहाँ पर हम आसानी से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन। इस पेयर ऑफ इक्वेशन से अपन ये कह सकते हैं कि आपको कोई भी अननोन रहेगा, अगर वेलोसिटी किसने पूछ दिया क्वेश्चन में कि कितनी वेलोसिटी से मोशन करना चाहिए, जब मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, चार्ज इतना है, वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, रेडियस आपको पता रहेगा तो, है ना? तो इस तरीके से आप रिलेशंस बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये रिलेशन बनके तैयार, ठीक? अब नेक्स्ट जो है वो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर अपने को r निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में जितने फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ ना वो सब इसी से बनाए हुए हैं, ठीक है? इसी से बनाए हुए, तो क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा mv अपॉन qv।
अब कहोगे ये कैसे आ रहे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी कट गया, बचेगा क्या नीचे, क्यू भी बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, एम भी बचेगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते जाइए पी, एम भी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम अपॉन क्यू बी। तो मैं इस लाइन को मिटाऊंगा और ये फॉर्मूला पूरा लिख जाऊंगा, देखना अलग अलग। फिर अगर अपन इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, मोमेंटम का रिलेशन होता है 2m e k अपॉन q। ये सब 11th का पार्ट है इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ कुछ भी, ये सब 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, 11th क्लास से ही उठा के डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लिखा भी जा रहा है। देखो सत्यम बेटा, आप जो है क्लास को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे माफ़ी करिए, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा क्लास से। अब पूछ रहे हैं कि सर आप हरिद्वार गए थे, अब हम लोग यहाँ इतनी मुश्किल से पाकिस्तान का मैच छोड़ के, पाकिस्तान का मैच है भाई, कितना बड़ा त्याग दे रहे हैं और तुम हरिद्वार की बातें कर रहे हो। यार ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सत्यम नहीं है, हमें पता है कौन है, उनके बाबा हैं। नहीं जो है चलिए यार, एक तो मतलब ऑलरेडी इतने दुखी हैं हम लोग, है ना, हम सब दुखी मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक, ये कुछ रिलेशंस हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. नेक्स्ट टाइम पीरियड अगर निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, चलिए एक और इसका फॉर्मूला है वो मैं लिख पाऊंगा, ठीक है, वो हाँ, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, हाँ मतलब जो कहना चाह रही हूँ गलत थोड़ा ना करिए, लेकिन वो बच्चों वाली बात है तो उसको क्या ही सुनना है ना। एक और होता है 2 पाई फिर ओमेगा कह दे, तो वो इतना छोटा छोटी चीजें नहीं की जाती ना, आप कहाँ हो वो सोच के पढ़ बताया करो, ठीक है। या प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव ना, तो कॉम्पिटिटिव वाला बच्चा अगर 1/f पे अटका हुआ है तो बेकार है, ठीक। 2 पाई ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू बी, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, फॉर्मूला होता है ऐसे 2 पाई बाई ओमेगा, कहाँ पढ़ा था, फिर से 11th का ही है सब, एंगुलर मोमेंटम में सभी सारी चीजें पढ़ी होगी आपने, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, आपको वेलोसिटी मिलेगी, लीनियर रिलेशंस निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियाई। स्कोर कितना हो गया भाई, बता दो हमको भी, है दो फोन है इसके पास, 238 हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, जीतेंगे हम लोग। पूरा ओवर खत्म हो गया, अभी 42 हुआ, अरे अभी बहुत जान है मैच में भाई, ठीक है। हेलो, चलो 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 चलो, ठीक। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल होता है 2 पाई आर अपॉन वी, या फिर और क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू पुट कर दें, अगर आर इज इक्वल टू क्या था, एम वी अपॉन क्यू बी, वो भी पुट ही कर दो, ठीक है, इसमें ये वाले में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या आ जाएगा बताइए, 2 पाई एम अपॉन, ठीक है। इसमें 2-3 फॉर्मूले मैं बाद में ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, फिर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है, ओमेगा की वैल्यू हो रही है क्यू बी अपॉन, ठीक है, ये ओमेगा लिखा हुआ, डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ, वो ओमेगा है, थोड़ा डब्ल्यू की तरह दिखता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, लिख लो फटाफट, फॉर्मूले लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काइनेटिक एनर्जी तो कहां पढ़ा था, फिर से वर्क और एनर्जी के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाफ mv², पहला फॉर्मूला सबको पता है ना। E k का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, फिर V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V की वैल्यू अपने को अभी जस्ट निकाली हुई है, दैट इज QBr अपॉन m, ठीक है, QBr अपॉन m। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो E k क्या बन जाएगा भाई, बताओ भाई, E k will be equal to 1/2 into m into q square v square r square upon, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, q square v square r square upon 2m, ये है तुम्हारा काइनेटिक जी, ठीक है, नोट कर लें इसको। चलिए आगे बढ़े। यस सर।
ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्यूट एंगल। क्या है भाई, हेडिंग पढ़ना ध्यान से, मैंने कितनी बार बोला है, ये सब मैं बता दूंगा, पहले बस आपको हेडिंग पढ़नी है, आप कंसेप्ट सीखना है, बाकी ये सब जो बोलूंगा सब उसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से पढ़ते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, मतलब क्लियर है कि भैया बी फिक्स कर दो, बी क्या है, फिक्स कांस्टेंट, एट एन एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब क्लियर है कि 90 डिग्री की बात तो नहीं हो रही, 90 डिग्री की बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब ध्यान से अगर इस फिगर को देखें तो बहुत सिंपल फिगर है, बी आपका और वी जो होगा उसके बीच में थीटा क्या होगा, या तो एक्यूट बनेगा या तो ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कैसे बन सकता है, यही वी को इधर फेंक दो, है ना, 90 से बड़ा एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज कहलाता है। तो क्लियर है कि यहाँ पर अपन एक्यूट में जो करेंगे वही ऑब्ट्यूज में करेंगे, लेकिन अपोजिट नेचर आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान से देखिए होगा क्या फिर, तो आपका जो पाथ ट्रेस करेगा, जो पाथ ट्रेस करेगा, आपका जो चार्ज है, मतलब कि जिस रास्ते पर वो चलेगा वो रास्ता कैसा दिखेगा, वो इस प्रकार वो चाहिए स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब वो आगे भी बढ़ रहा है। उसका रीजन समझो, अभी 11th है, इस पूरे टॉपिक में लिटरली आप लोगों को लगेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 11th कहां से आ गया, मोशन प्लेन कहां से आ गया, तुमने नोटिस ही नहीं किया, पूरा वेक्टर मैंने यूज किया, मोशन प्लेन पढ़ा था। ठीक है, अभी जो हमें जाना होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब पूरा वेक्टर ही उठा लो, और वेक्टर का बेसिक्स अगर उठा लोगे तब भी तुम यहाँ पर आसान से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। तो 11 थोड़ी सी अच्छे से हमेशा पढ़ते रहिए। सुनना, अब मैं क्या बताऊं, प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा दूंगा, देखना। मैंने कहा कि भैया V और इसके बीच में एंगल कितना, एक्यूट थीटा एंगल, कितना भैया, थीटा। तो थीटा बनेगा तो इसका मतलब है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा V cos थीटा, एक बनेगा V sin थीटा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दो कंपोनेंट बनेंगे, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक उसको ऊपर ले जाएगा और एक उसको आगे ले जाएगा ना। तो क्या ये सर्कुलर हो सकता है, नहीं हो सकता सर, रीजन क्या है कि अगर आप इसको हटा दो, V sin थीटा रख दो, तो ये जरूर सर्कुलर हो जाएगा, एक ही जगह पर ये गोला 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 घूमेगा। लेकिन हुआ क्या, ये तो सर्कुलर करवा रहा है, लेकिन ये क्या करवा रहा है, ये कह रहा है चलो बेटा आगे चलो, है ना। तो जब ये एक सर्कल कंप्लीट करके सोचा कि इसी पे वापस जाएंगे, इसने कहा चल बेटा आगे चल। तो एक्शन में हो क्या रहा था, देखो ध्यान से, तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे कुछ मोशन करेगा, ठीक है, देखो 2D स्पेस है तो 2D बना सकता हूँ, ठीक। लेकिन हुआ क्या, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ वो आगे की तरफ भी खसकता जा रहा था। तो सर्कल जो सीधा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना, पहला पॉइंट अगर ये, उसके बाद अगला पॉइंट, उसके आगे, मतलब ये आपका सर्कल यूं, मतलब आपको रिंग दिखानी पड़ेगी, बनाते हैं अभी बनाते हैं, ये तार बहुत काम का है, होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से यूं, मतलब ई की जगह पर ऐसे सर्कल बनता, लेकिन बना नहीं। ये दिख रहा है इन लोग को, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। देखो होना क्या चाहिए था, इन लोग को ऐसे सर्कल होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, जब यहां पहुंचा, इसके जस्ट बाद वाले में वो थोड़ा आगे खसक गया। तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ये हम ऐसे लेके खड़े हैं, फिर हम जब सामने कर रहे हैं तो ये आपको एक्स वाली लाइन कहां दिख रही है, सामने की तरफ दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है। तो ये जो स्प्रिंग बनेगी, ये तार जो है वो आगे की तरफ इस तरीके से खुलता हुआ दूर निकलता जाएगा। और हो क्यों रहा है ऐसा, पहले बार यहाँ था, फिर अगली बार इसके ऊपर नहीं चल पाया, इससे थोड़ा आगे खसक गया, यस स्प्रिंग टाइप। तो स्प्रिंग देखोगे तो स्प्रिंग के तार देखोगे तो उनके बीच में एक गैप बनता जाएगा, लेकिन सारे होंगे सर्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी कहते हैं एक्सिस ऑफ हेलिक्स या फिर हेलिकल पाथ। वर्ड क्या है इसका, हेलिकल पाथ, ये कोई स्प्रिंग नहीं बोलेंगे वहां पे, हेलिकल पाथ। और इसका जो सेंटर होगा, सबका सेंटर सेम होगा कि नहीं होगा, स्प्रिंग का होता है कि नहीं होता है ना। तो वहां से जो लाइन पास हो जाएगी एक्सिस ऑफ हेलिक्स, क्या कहेंगे, अब पढ़ लो इसको। Consider a charge q of mass m moving with velocity v at an angle। ये कहाँ सीखा था हम लोगों ने, ये हम लोगने प्रोजेक्टाइल पढ़ते टाइम सीखा था, याद है ना। वहां पे भी क्या होता था, एक ऊपर जा रहा है लेके, है ना, एक ऊपर ले जाता था और एक आगे, वही कंसेप्ट लग रहा है। आगे देखिए, विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b in this situation resolving the velocity, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हैं वेक्टर की भाषा में, ऑफ चार्ज। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए, एक बन गया v cos थीटा, एक बन गया v sin थीटा। along the perpendicular to the field we find that particle moves with constant velocity v cos थीटा, यहां थीटा लिखा हुआ है। along the field, फील्ड के साथ साथ एक कंपोनेंट चल रहा है, that is v cos थीटा।
along x axis and at the same time it is also moving with velocity v sin theta perpendicular to the field. क्या है ये? perpendicular to the field. तो आपको भी पता है कि जो सर्कल बनेगा उसी सेंटर की तरफ आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ये हम लोग पीछे करके आ चुके हैं. आगे देखिए. लो भैया ये नाराज हो गया. एक मिनट रुक जाओ, माइक निकल गया मेरा. चलो देखिए आगे बढ़ जाए. Yes, sir. चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चला था. हम लोग कहते हैं फील्ड ड्यू टू विच इट विल कैन डिस्क्राइब अ सर्कल इन प्लेन. तो मैंने क्या सिखाया था? v sin थीटा के कारण वो सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा और v cos थीटा के कारण वो आगे की तरफ बढ़ेगा. ठीक. आगे देखिए परपेंडिकुलर टू द फील्ड. सो इन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चार्ज विल मूव ऑन अ, क्या बोला था मैंने? हेलिकल पाथ. एंड द कर्व इज कॉल्ड, Helix. क्या कहते हैं इसको? हेलिक्स. दो ही वर्ड आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है और रीजन पता होना चाहिए. ठीक है. चलो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जो बेटा दो, सुनना ध्यान से, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब हो जाता है, यानी कि मैंने क्या बोला, जहां से शुरू किए वहां तो नहीं रुक सकते कभी, लेकिन उसके जस्ट सामने तो हो सकते हैं ना. जैसे मान लो मैंने यूजली यहाँ पे, मैंने यहाँ शुरू किया, अब मैं जाके यहाँ इसके आगे, देखो थोड़ा गैप हो गया दोनों के बीच में, लेकिन दोनों एक सामने है कि नहीं सामने है. तो ये इसी को कहते हैं, इसी के डिस्टेंस क्या है आपकी? पिच. क्या कहते हैं? पिच. पीए. ठीक. चलो सिंपल. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है? एक्सिस ऑफ हेलिक्स. क्या है ये? कि स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सब सारे सेंटर, जितने भी सर्कल बने उससे सेंटर से पास होती है, उसे कहेंगे एक्सिस ऑफ हेलिक्स. इसको पढ़ लेना. रेडियस सब पढ़ते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसके फॉर्मूले बनाते हैं. फॉर्मूले बनाने नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है. लिखिए भैया रेडियस कैसे निकालेंगे सर? तो आपको भी पता है सर, यहाँ पर एफएम क्या हो जाएगा? एफ सेंट्रीपिटल के बराबर. ठीक है बेटा. तो जरा मुझे ये बताओ, अब यही तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा नॉलेज का, तुम्हारे नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा. बहुत अच्छे से तुम बता सकते हो, मुझे पूरा यकीन है बता लोगे, बस ध्यान सुनना. तो आपने एफएम निकाला था, कितना आया था? क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यही आया था ना? सही बात है. लेकिन क्या वी लेंगे यहाँ पर? नहीं लेंगे, बिकॉज वहां पर v परपेंडिकुलर होता था किसके? b के. तो कौन कंपोनेंट है परपेंडिकुलर? V sin theta. तो v की जगह क्या ले लेंगे? V sin theta. और यहाँ b आ जाएगा. ये किसके बराबर आ जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन, फिर से v होगा, v sin थीटा होगा. कौन रिस्पॉन्सिबल है सर्कल के लिए? v sin थीटा. तो ये फिर से गलत सर. अगर लिखना ही तो v स्क्वायर sin स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है? ठीक है. समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक v गया, एक sin थीटा, एक sin थीटा गया ना. तो क्या आ जाएगा भाई? रिलेशन क्या आएगा इसके बीच में? r इज इक्वल टू, रेडियस निकालना था, r इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बताओ. ये r इधर आएगा, qb नीचे, mv sin थीटा अपॉन qb. पिछले और इसमें अंदर कैसा? sin थीटा एक्स्ट्रा आ गया है ना? sin थीटा Extra. ठीक है. इसी प्रकार आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो. टाइम पीरियड भी निकाल लो. क्या टाइम पीरियड में कुछ चेंज आएगा? आंसर इज नो. कोई चेंज नहीं आएगा. रीजन क्या है? फॉर्मूला देखते हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था भाई? पीछे जाओ, कोई बात नहीं, बस रीजन बताओ. ये फॉर्मूला है ना, 2 पाई m अपॉन qb. जरा मुझे बताओ, कहीं पर इसमें वेलोसिटी आ रही है? नहीं. जरूरत पड़ेगी क्या करने की? तो टाइम पीरियड सेम रहेगा. फिर भी किसी को करना है कि नहीं सर हमें v के तरीके करना है, 2 पाई r अपॉन v करेंगे, तो हम r की वैल्यू पुट करेगा भाई, तो कर ले. क्या आ जाएगा? mv sin थीटा अपॉन qb और नीचे v sin थीटा होगा ना. v sin थीटा ऊपर और नीचे कट जाएगा, बचे क्या? फिर से वही बात आ गई, यहीं पहुंचोगे 2 पाई m अपॉन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है, इसीलिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं है और आना भी नहीं चाहिए था. टाइम पीरियड से क्या मतलब? वो तो सर्कुलर पाथ के बिना जो टाइम लग रहा है कवर करने में, उससे मतलब है ना. तो v sin थीटा चल रहा है, तो v sin थीटा तो वैसे ही चलेगा ना, चलना है उसको. ठीक है. v cos थीटा उसको आगे लेके चलेगा. चलो भाई, ये हो गया रीजन. आगे बढ़ जाएं? Yes sir. यहाँ लिख ले क्या? t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb. आसान लग रहा है ना ये? Yes sir. एनसीईआरटी खोल लेना एक बार, खुश हो जाओगे. ठीक. चलिए, आसान है ये बनाने के बाद, वैसे नहीं आसान है. नेक्स्ट, पिच पता है ना? पिच बोल लोगे ना, अगली बार कोई पूछेगा. पिच मतलब सर जब वो सेम पॉइंट पर जो अपीयर हो सेम पॉइंट, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि उसके बीच में एक दूरी आ जाएगी, वो आगे निकल जाएगा.
उसी कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, उसी दूरी को क्या कहते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स। इसको लिखिए तो P बराबर, अभी पता है कहां कौन से यूज कर रहे हैं अपन, फिर से करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब x एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ते थे तो इक्वेशन क्या होता था भाई, मतलब बहुत सिंपल सा इक्वेशन, दैट इज कौन सा, cos वाला, याद करो, v cos थीटा इनटू t। टाइम तो इतना ही लगेगा ना भाई। अच्छा चलो छोड़ो, ये भी डरावना लग रहा है, नहीं ये कठिन है, कठिन नहीं है, चलो ये पढ़ा है, v बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक भाई, ठीक। अच्छा मुझे ये बता, v की जगह क्या जाएगा, v cos थीटा, उसकी स्पीड हो गई। हाँ। स्पीड किसके लिए, सुनना ध्यान से, गलतियां होंगी यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर बहुत गलतियां होंगी। अभी समझ लो, ये सब जो बता रहा हूँ ना, याद करोगे जब न्यूमेरिकल करोगे, अभी नहीं याद करोगे हमको, अभी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होगे, लेकिन अभी तो जब न्यूमेरिकल करोगे तब याद करोगे कि यार कितना आसान कर दिया इस बंदे ने। देखो देखना ध्यान से, v cos थीटा वाला क्वेश्चन पूछेगा, बार बार पूछेगा, कैसे लगा, 9th क्लास चले गए, स्पीड का फॉर्मूला था भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कौन वाली, ध्यान से देखो भाई, ये सर्कल में घूम रहा होगा, इससे मतलब नहीं मुझे। अब एक्स एक्सिस जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि मुझे तो सीधे चलना है, मुझे सीधे चलना है, क्योंकि ये खींच के लेके चल रहा है साथ साथ में। और ध्यान देखो, सारे पार्टिकल आगे चल रहे हैं, देखो देखो, तुम्हें लग रहा होगा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इसके सामने, ठीक है, तो इसका मतलब इधर वाला जो कि आगे बढ़ गया होगा, ये भी उतनी ही दूरी पर आगे शिफ्ट हो गया होगा। सारे पार्टिकल अगर सामने वाले को सिर्फ देखेंगे, वही वाली बात होगी, बस में बैठे हैं, बगल वाला तो हमेशा बगल वाले में ही बगल में ही दिखेगा ना। तो अगर बस में कोई आगे स्पीड जाएगा तो मैं कहूंगा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बाहर वाला कहेगा देखो बस आगे जा रही है, वो पीछे जा रहा है। ये सब क्या है, देखने का नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब ध्यान से देखेंगे तो ये सारे पार्टिकल बगल में देखेंगे, मतलब दो कौन से झूले, जो वर्टिकल सर्कल झूले होते हैं, अगर दोनों साथ में लगा दिया जाए और दोनों को साथ में मोशन कराएं तो दोनों में जो डुलची होती है, बैठते हैं लोग सीट पर बैठे हुए, वो हमेशा देखेंगे अरे ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अब तुम इमेजिन करो, वही वर्टिकल सर्कल आगे बढ़ने लगे, तब भी तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन का सारा फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो काहे सर्कुलर मोशन दिमाग लगाए, तो हेलिक्स वेलिक्स सब डराने के लिए, लेकिन दिमाग जब लगाया तो ये पाया कि यार यहाँ स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सीधी रेखा में चल रहा होगा, सीधे कौन सी डिस्टेंस है, पिच। पिच दिमाग में आती है क्योंकि पीछे सामने वाली दूरी है, और टाइम कितना लगा, जितना टाइम उसको पूरा सर्कल करने में लगा होगा, तो वो कितना था भाई बताओ। यहाँ क्या था, डिस्टेंस तो मेरे को पिच समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरी स्पीड कितनी थी भाई, v cos थीटा, डिस्टेंस कितनी की, p, कितना समय लगा, कैपिटल T, तो p बराबर क्या आ गया, v cos थीटा t। अब बताओ क्या तुमको डरा देगा कोई, जिसको इतनी नॉलेज होगी। क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें जानबूझकर एक सिचुएशन दे देते हैं और तुमसे कहते हैं ये बहुत डरावनी सिचुएशन है, करो। तो जिसको इतना बेसिक्स पते होंगे वो कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। यस सर। टी की वैल्यू पता है ना, पुट कर सकते 2 पाई m अपॉन क्यूबी, पुट कर लो भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, p बराबर 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यूबी, ठीक है। वैसे पिच ये स्मॉल p होता है, क्या होता है, स्मॉल, ठीक है भाई। चलो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब पढ़ेंगे अपन लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इज नॉट मैग्नेटिक फोर्स, पहले सुन लो। लॉरेंज फोर्स कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कोलंबियन फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को जब जोड़ोगे तो जो बनेगा वो कहते हैं, उसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स, जो कि अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली क्लास का टॉपिक आपका लॉरेंज फोर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आप अच्छे से घर पहुंच जाइए और इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। अब लास्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, उसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू।